Hello students, in today's video we will quickly revise all the concepts of chapter issue of debentures of class 12. सबसे पहले हम पढ़ेंगे जब डिबेंचर्स इशू होंगे एट लमसम, दैट मींस पूरा पैसा जो है डिबेंचर्स का इट इज बीइंग रिसीव्ड इन वन गो, एक बार में पूरे पैसे आ गए। और जो पहला केस हम पढ़ेंगे यहाँ पर दैट इज इशू ऑफ डिबेंचर्स एट पार। इशू ऑफ डिबेंचर्स एट पार का क्या मतलब है कि पूरी फेस वैल्यू जो है डिबेंचर्स की वो हम रिसीव करेंगे एंड नथिंग मोर और लेस। जितने की एक डिबेंचर की फेस वैल्यू है, पूरा फेस वैल्यू का अमाउंट जब हमारे पास आएगा तो उसे हम इशू ऑफ डिबेंचर्स एट पार कहते हैं। और पहली एंट्री क्या है, व्हेन वी विल रिसीव दिस फेस वैल्यू, ऑब्वियसली बैंक अकाउंट डेबिट, बिकॉज बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, व्हाट कम्स इन इज डेबिटेड। और ये पैसा कहाँ से आ रहा है, डिबेंचर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट। आप दोनों ही नाम लिखेंगे, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट। बहुत बार ऐसा देखा गया है बच्चे अलॉटमेंट नहीं लिखते हैं, दे ओनली राइट डिबेंचर एप्लीकेशन। बट अगर पूरा पैसा एक बार मिल रहा है, वन गो में मिल रहा है, देन वी हैव टू क्रेडिट बोथ डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। This debenture and application allotment account is a temporary account. Let's say most of the cases में डिबेंचर्स की जो फेस वैल्यू होती है वो 100 होती है, तो बैंक अकाउंट में डेबिट किए 100 रुपीज, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में भी हमने क्रेडिट किए 100 रुपीज। अब जितने अमाउंट से हमने एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट को ऊपर क्रेडिट किया था, सेम अमाउंट से हम अब उससे क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। और ये अमाउंट जो है डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में जो हमें रिसीव हुआ है, दिस विल बी ट्रांसफर टू परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट। तो ये एक टेम्पररी अकाउंट है, यू कैन सी दिस अकाउंट हैज बीन क्लोज्ड। और अल्टीमेट हमारी बैलेंस शीट पे इम्पैक्ट क्या आ रहा है, हमारे डिबेंचर्स बढ़ रहे हैं, परसेंट डिबेंचर्स, और यहाँ पर हमारा बैंक बैलेंस राइज कर रहा है। इन दो एंट्रीज को अगर हम कंपाउंड करते हैं तो इसका नेट इफेक्ट यही आ रहा है। बट आप कंपाउंड एंट्री नहीं करेंगे, पहले आप डिबेंचर्स की अमाउंट रिसीव जो आपने किया एप्लीकेशन अलॉटमेंट का उसकी एंट्री करेंगे, एंड दिस अमाउंट विच इज बीइंग रिसीव्ड एज एप्लीकेशन अलॉटमेंट विल बी ट्रांसफर टू डिबेंचर अकाउंट। आई होप दिस केस इज क्लियर। मूविंग टू द नेक्स्ट केस, लमसम में ही जब डिबेंचर्स आर इशूड एट प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब क्या है, फेस वैल्यू जो भी है उसके साथ हमें और एक एक्स्ट्रा अमाउंट मिल रहा है, दैट अमाउंट इज प्रीमियम। लेट्स से डिबेंचर की फेस वैल्यू है 100 और आपको 10 रुपीज एक्स्ट्रा मिल रहे हैं एज प्रीमियम। सो व्हाट विल बी द फर्स्ट एंट्री, यू आर रिसीविंग 110 रुपीज, और यही अमाउंट आपका डिबेंचर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में भी क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। We all know that premium is the extra amount that has been received over and above face value. So ये एक तरह से कंपनी का क्या है, प्रॉफिट हो रहा है, फायदा हो रहा है कंपनी का। एंड ऑल गेन्स ऑल प्रॉफिट्स आर क्रेडिटेड। सो आप देख सकते हैं जितने अमाउंट से हमने एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट को यहाँ क्रेडिट किया था, इस अकाउंट को क्लोज करने के लिए उतने अमाउंट से ही हम डेबिट करेंगे। डिबेंचर अकाउंट में ऑलवेज रिमेंबर फेस वैल्यू ही आती है। तो व्हाट इज द फेस वैल्यू, इट इज 100। वी कैन सी देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ₹10। वो 10 रुपीज का जो हमारा डिफरेंस है दैट इज प्रीमियम अमाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में ये अमाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। आई होप दिस केस इज ऑल्सो क्लियर। डिबेंचर में एक और केस हमारे पास आता है जब डिबेंचर हम इशू करते हैं डिस्काउंट पर, यानी फेस वैल्यू से कम प्राइस पर। लेट्स से फेस वैल्यू इज 100 और आप डिबेंचर्स को जो है इशू कर रहे हैं 10 रुपीज लेसर प्राइस पर, विच इज डिस्काउंट अमाउंट। तो आपको अमाउंट कितना रिसीव होगा, फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट, विच इज 90 रुपीज। डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में भी कितना अमाउंट आएगा, 90 रुपीज। अब जितने अमाउंट से हमने डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट किया है उतने से ही क्या करेंगे, डेबिट। अभी प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको बताया कि डिबेंचर अकाउंट में हमेशा फेस वैल्यू ही ट्रांसफर होती है, विच इज ₹100। तो जो रिमेनिंग बैलेंस है जो कि डिस्काउंट है, विच इज अ टाइप ऑफ लॉस फॉर द कंपनी, दैट विल बी डेबिटेड टू डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट। तो ये 10 रुपीज कहाँ आ जाएंगे बेटा, डेबिट साइड पर आ जाएंगे इन अकाउंट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। आई होप दिस केस इज ऑल्सो क्लियर।
मूविंग नेक्स्ट, ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है, जहां पर कंपनी डिबेंचर्स कम इशू कर रही है पर पब्लिक सब्सक्राइब ज्यादा के लिए कर रही है। क्योंकि लमसम का केस है तो कोई भी प्रोराटा का ऑप्शन नहीं बनता, आप फर्दर किसी भी कॉल पर पैसा एडजस्ट नहीं कर सकते। दिस अमाउंट विल बी रिफंडेड। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कंपनी के पास 1000 डिबेंचर्स थे ऑफर करने के लिए और सब्सक्रिप्शन आई है 1500 डिबेंचर्स के लिए। अब यहाँ हम देख सकते हैं 500 डिबेंचर्स के ऊपर हमें एक्स्ट्रा अमाउंट रिसीव हुआ है एप्लीकेशन अलॉटमेंट का। तो जो पहली एंट्री करेंगे, रिकॉर्ड क्या कहता है, ओवर सब्सक्राइब डिबेंचर्स, दैट मीन्स टोटल 1500 डिबेंचर्स मल्टीप्लाइड बाय 100, लेट्स से इज द फेस वैल्यू, 1,50,000 रुपीज रिसीव हुए हैं। और यही 1,50,000 डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में हमने क्रेडिट भी किए। आपको मैंने क्या बताया, पहला स्टेप, जितने से हमने डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट किया है उतने से ही डेबिट कर देंगे। तो यहाँ तो आ जाएगा बेटा 1,50,000। कंपनी जो है जितने डिबेंचर्स उसके पास हैं उससे ज्यादा तो नहीं अलॉट कर पाएगी। तो कंपनी के पास डिबेंचर्स है 1000, फेस वैल्यू है 100, तो कंपनी 1,00,000 से ज्यादा के डिबेंचर्स नहीं दे सकती। वी कैन सी यही 500 डिबेंचर्स पे में 100 रुपीज एक्स्ट्रा यानी कि 50,000 रुपीज रिसीव हुए हैं। ये अमाउंट कंपनी को रिफंड करना पड़ेगा। आई होप दिस केस इज क्लियर। मूविंग नेक्स्ट, जहां डिबेंचर्स इशू होंगे इंस्टॉलमेंट्स में, यानी लमसम पैसा नहीं आ रहा, पहले एप्लीकेशन आएगी, फिर अलॉटमेंट आएगा, फिर कॉल मनी आएगा। तो सबसे पहली एंट्री, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। फर्स्ट टाइम जब कंपनी अपने डिबेंचर्स इशू करेगी तो सबसे पहले एप्लीकेशन का अमाउंट रिसीव करेगी एंड दिस अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू डिबेंचर्स अकाउंट। तो ये जो एप्लीकेशन अकाउंट है, इट इज अ टेम्पररी अकाउंट विच हैज बीन ओपन। अब हमने एक तरह से इसको क्लोज कर दिया नेक्स्ट एंट्री में जब एप्लीकेशन के अमाउंट को डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर किया। नाउ अलॉटमेंट की एंट्री में, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, डिबेंचर्स कैन बी इशूड एट पार, डिबेंचर्स कैन बी इशूड एट प्रीमियम एंड इवन डिबेंचर्स कैन बी इशूड एट डिस्काउंट। मोस्ट ऑफ द केसेस में हमें देखने को मिलेगा ये जो प्रीमियम है या डिस्काउंट है अलॉटमेंट के साथ ही देखने को मिलता है। और पहली बात तो हम रिसीव की एंट्री पहले करते हैं और ट्रांसफर की एंट्री बाद में करते हैं, बट अलॉटमेंट के केस से हम लोग ट्रांसफर की एंट्री पहले करेंगे। देखो, जब डिबेंचर्स पार पर इशू होंगे तो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, जो भी अलॉटमेंट का अमाउंट है, जो भी उसकी इंस्टॉलमेंट बनती है अलॉटमेंट की, वो अमाउंट यहाँ आ जाएगा। बट अगर डिबेंचर प्रीमियम पर इशू हो रहे हैं तो अलॉटमेंट मनी में कौन सा अमाउंट आएगा, जो भी अलॉटमेंट का पैसा है फेस वैल्यू में से प्लस प्रीमियम का अमाउंट जो अलग से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि रिसीव होगा। बिकॉज सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इज अ काइंड ऑफ प्रॉफिट फॉर द कंपनी, दैट इज व्हाई इट इज बीइंग क्रेडिटेड। सिमिलरली, जब कंपनी अपने डिबेंचर डिस्काउंट पर इशू करेगी तो ऑब्वियस सी बात है डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट में जो अमाउंट आएगा दैट इज जो भी अलॉटमेंट का पैसा है और उसमें डिस्काउंट वाला अमाउंट नहीं रिसीव हो पा रहा, फेस वैल्यू से ऑब्वियसली कम ही रिसीव होगा। तो जो भी फेस वैल्यू का अमाउंट अलॉटमेंट की इंस्टॉलमेंट का बन रहा है उसमें से डिस्काउंट हटा देंगे और वो डिस्काउंट अलग से डेबिट हो जाएगा और ये दोनों अमाउंट टोटल होकर हमारे अलॉटमेंट का जो टोटल इंस्टॉलमेंट बनेगा वो डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। यानी इन शॉर्ट, बहुत अगर हम इसको क्रिस्प करें तो पार के केस में डिबेंचर अलॉटमेंट टू परसेंटेज डिबेंचर्स, प्रीमियम के केस में एसपीआर दैट इज सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्रेडिट हो जाएगा और डिस्काउंट के केस में बिकॉज डिस्काउंट इज अ लॉस फॉर द कंपनी और डिस्काउंट ऑन इशू डेबिट हो जाएगा। अभी हमने यहाँ पर पहले रिसीव की एंट्री की, फिर ट्रांसफर की। इन तीनों में से कोई एक एंट्री होगी ट्रांसफर की और हमने ट्रांसफर की एंट्री पहले की है। अब इसके बाद जब अलॉटमेंट का अमाउंट रिसीव होगा तो क्या एंट्री पास करेंगे, इट विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट। अगर तो पार पर है तो सिर्फ अलॉटमेंट मनी आएगा, अगर प्रीमियम पे तो अलॉटमेंट मनी और प्रीमियम का अमाउंट आएगा, और अगर डिस्काउंट पे तो अलॉटमेंट मनी में से डिस्काउंट माइनस हो जाएगा। इसके बाद फर्स्ट और फाइनल कॉल का अमाउंट ड्यू करेंगे, दैट विल बी ट्रांसफर टू डिबेंचर्स अकाउंट, और उसके बाद जब ये अमाउंट रिसीव हो जाएगा देन वी विल राइट
बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. दिस इज हाउ डिबेंचर्स व्हेन इशूड एट इंस्टॉलमेंट. तो ये एंट्रीज हम लोग पास करेंगे. मूविंग नेक्स्ट, डिबेंचर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश. यानी आप डिबेंचर्स को इशू करने के टाइम आपको कैश नहीं मिल रही है, देयर आर अदर कंसिडरेशन, मे बी इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स और सम अदर एसेट्स, मे बी सम इनटैंजिबल एसेट्स एज वेल. तो देखो यहाँ भी केसेस हैं, जब आप किसी का बिजनेस बाय कर रहे हैं रनिंग, या एसेट्स बाय कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, अगर आपकी परचेज कंसिडरेशन यानी जितने में भी आप वेंडर से उसका बिजनेस बाय कर रहे हैं वो आपकी नेट एसेट जो आप खरीद रहे हैं उसके बराबर है, उस केस में क्या एंट्री होगी. ऑब्वियसली अगर किसी का रनिंग बिजनेस खरीद रहे हैं तो उसकी एसेट्स आर कमिंग इन, तो दैट विल बी डेबिटेड. लाइबिलिटीज भी आ रही हैं साथ में, इट विल बी क्रेडिटेड. इन्हीं एसेट्स और लाइबिलिटीज का जो नेट डिफरेंस है दैट इज नेट एसेट. और अब ये जो डिफरेंस है, लेट से हमारे पास एसेट है 10 लाख की और लाइबिलिटीज है 2 लाख की, और आपने जो बिजनेस बाय किया दैट यू हैव परचेज्ड फॉर 8 लाख. तो यहाँ पर देखो आपके पास कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं है, आपके पास जो टोटल आ रहा है डेबिट और क्रेडिट का वो बराबर आ रहा है. आपकी नेट एसेट्स कितनी है, 10 माइनस 2 8 लाख, और इवन आपका जो परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट है दैट इज 8 लाख. नेक्स्ट बेटा, जब परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट जो है वो ज्यादा है नेट एसेट से, लेट से अब इस केस में हमारे पास नेट एसेट्स हैं 10 लाख और लाइबिलिटीज हैं 2 लाख और वेंडर का अमाउंट हम ज्यादा ले लेते हैं, लेट से 12 लाख. अब आप देख सकते हो कि आपका क्रेडिट साइड का जो टोटल है दैट इज कमिंग 14 लाख, जबकि आपकी एसेट साइड का टोटल इज 10 लाख. तो जो बैलेंसिंग फिगर आपके पास आएगी दैट विल बी गुडविल ऑफ ₹4 लाख. दूसरा तरीका क्या है, आप देखो कैसे गुडविल का बैलेंस निकला. जो आपकी नेट एसेट है 10 माइनस 2 इज 8 लाख, और जो परचेज कंसिडरेशन है वो है 12 लाख. तो 12 लाख और 8 लाख का जो डिफरेंस है वो 4 लाख रुपीज अब कहाँ ट्रांसफर कर दोगे, गुडविल में. ऐसा भी हो सकता है जब हम किसी का रनिंग बिजनेस बाय कर रहे हैं तो कंसिडरेशन का अमाउंट कम हो और नेट एसेट ज्यादा हो. नेट एसेट देखो मैंने पहले केस में भी 8 लाख लिए, दूसरे केस में भी 8 लाख लिए, तीसरे केस में भी 8 लाख ले लेते हैं, और अब परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट कम कर देते हैं. यानी 8 लाख का सामान मुझे किसी ने 6 लाख में दे दिया, तो दिस इज माई प्रॉफिट एंड दिस प्रॉफिट इज कैपिटल प्रॉफिट, सो इट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व. देखो आपकी नेट एसेट्स माइनस लाइबिलिटी 8 लाख है, जबकि आपका परचेज कंसिडरेशन 6 लाख है. अब आपका जो बैलेंसिंग अमाउंट है दैट इज ₹2 लाख विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व बिकॉज इट इज कैपिटल प्रॉफिट फॉर द कंपनी. तो इन तीनों में से कोई एक एंट्री होगी बेटा, जब आप लोग ये कंसिडरेशन अदर देन कैश की एंट्रीज करोगे तो कोई एक एंट्री इनमें से आपके पास होगी, या तो कंसिडरेशन का अमाउंट नेट एसेट्स के बराबर होगा, या परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट नेट एसेट से ज्यादा होगा या कम होगा. तो इन तीनों में से कोई एक केस आपके पास जो है आएगा एग्जाम में, और आपको कोई एक एंट्री इसमें से पास करनी होगी. आफ्टर दिस एंट्री अगेन, अभी मैंने आपको बताया डिबेंचर्स पार पर भी इशू हो सकते हैं, प्रीमियम पर भी इशू हो सकते हैं और डिस्काउंट पे भी. प्रीवियस एंट्री में हमने वेंडर जो सेलर था उसको क्रेडिट किया था. अब वेंडर को जब हम डिबेंचर्स इशू करेंगे तो वेंडर ऑब्वियसली नाउ इज नो मोर अ वेंडर, हमने अपना क्रेडिटर कम कर दिया और दूसरी लाइबिलिटी में उसको कन्वर्ट कर दिया विच इज डिबेंचर्स. नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने के लिए जो भी अमाउंट हमने परचेज कंसिडरेशन के तौर पर अपने वेंडर में प्रीवियस एंट्री में क्रेडिट किया था और इस एंट्री में डेबिट कर रहे हैं, उसको फेस वैल्यू से डिवाइड कर देंगे. बिकॉज डिबेंचर्स आर इशूड एट पार, तो सिर्फ फेस वैल्यू से ही डिवाइड करेंगे. अगर यही डिबेंचर डिस्काउंट पर हम लोग जो है इशू करेंगे वेंडर को, तो परचेज कंसिडरेशन किससे डिवाइड होगा, फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट, और वेंडर भी डेबिट होगा, डिस्काउंट ऑन इशू भी डेबिट होगा, और डिबेंचर अकाउंट फेस वैल्यू से ही क्रेडिट होगा. क्योंकि अब वेंडर को जो हम डिबेंचर्स दे रहे हैं वो क्या दे रहे हैं, फेस वैल्यू से कम दे रहे हैं, डिस्काउंट पर दे रहे हैं. वही डिस्काउंट यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, डेबिट हो जाएगा.
मूविंग नेक्स्ट, अगर ये डिबेंचर्स प्रीमियम पर इशू हो जाते हैं, जब डिबेंचर प्रीमियम पे इशू होंगे तो परचेज कंसिडरेशन विल बी डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम पर, अगर मान लो प्रीमियम पर कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है तो कंपनी के लिए इट इज अ काइंड ऑफ गेन, वो उस गेन को क्या कर देगी अपनी बुक्स में क्रेडिट। तो वेंडर को जब हम डिबेंचर्स दे रहे हैं तो फेस वैल्यू पर डिबेंचर्स और प्रीमियम का अमाउंट अलग से, और नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने के लिए हम फेस वैल्यू में से एसपीआर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को माइनस करेंगे। अगेन आई एम रिटरीएटिंग, नंबर ऑफ डिबेंचर पार पे निकालने के लिए डिवाइड करेंगे फेस वैल्यू से, डिस्काउंट पे निकालने के लिए डिवाइड करेंगे फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट से, और प्रीमियम पे इशू करने के लिए डिबेंचर्स को नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने के लिए हम डिवाइड करेंगे परचेज कंसिडरेशन को फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम से। अगर इतनी सी बात समझ आ जाए तो ये टॉपिक बहुत आसान है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। दिस चैप्टर इज वेरी इजी, कॉन्सेप्ट बहुत जल्दी समझे जा सकते हैं, एंड चिल्ड्रन लव डूइंग दिस चैप्टर इन बोर्ड एग्जाम्स एज वेल। अगर डिबेंचर्स प्रमोटर को इशू किए जाएंगे, प्रमोटर वो पर्सन है जिसके माइंड में पहली बार कंपनी को फॉर्म करने का आइडिया आया। अब जब हम इसे डिबेंचर इशू करेंगे तो ईदर वी विल डेबिट प्रिलिमिनरी एक्सपेंस और इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस और गुडविल अकाउंट, और प्रमोटर के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि ये डिबेंचर हम किसकी तरफ जो है वो इशू करने वाले हैं, प्रमोटर की तरफ। और जब प्रमोटर को डिबेंचर्स देंगे देन एंट्री विल बी प्रमोटर टू डिबेंचर्स अकाउंट। नाउ आप चाहो तो कंपाउंड एंट्री भी कर सकते हो, क्योंकि प्रमोटर अकाउंट तो क्लोज ही हो रहा है। यू कैन पास वन सिंगल एंट्री विच इज प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस और गुडविल अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स। नेक्स्ट है हमारे पास अंडरराइटर्स। अंडरराइटर की जरूरत कब पड़ती है कंपनी को, जब कंपनी कॉन्फिडेंट नहीं है कि वो पब्लिक से खुद अपने डिबेंचर्स के लिए अमाउंट जो है वो रेज कर सकती है। आप जब अंडरराइटर्स के थ्रू कंपनी अपने डिबेंचर्स को सेल करेगी मार्केट में तो अंडरराइटर कमीशन चार्ज करेगा। दैट कमीशन इज एन एक्सपेंस फॉर द कंपनी, इसलिए कंपनी ने कमीशन को डेबिट कर दिया अपनी बुक्स में, और ये अमाउंट देना किसको है, अंडरराइटर को। और जब अंडरराइटर को डिबेंचर्स इशू हो जाएंगे देन एंट्री विल बी अंडरराइटर टू परसेंटेज डिबेंचर्स। आई होप दिस केस इज क्लियर। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, देखो कंपनी ऐसा माना जाता है कि साल में 2 बार यानी आफ्टर एवरी 6 मंथ जो है इंटरेस्ट पे करती है। मोस्टली कंपनी का जो हमारे पास अकाउंटिंग ईयर गिवन होता है दैट इज 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो यानी अगर कंपनी साल में 2 बार इंटरेस्ट दे रही है तो एक बार 30 सितंबर को देगी इंटरेस्ट और एक बार 31 मार्च को देगी। आपके साथ मैं सिर्फ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की एंट्रीज यहाँ डिस्कस कर रही हूँ, डिबेंचर्स की इशू की एंट्रीज नहीं डिस्कस कर रही। दूसरा क्वेश्चन जो कई बार बच्चों ने पूछा है कि इंटरेस्ट किस पर कैलकुलेट होगा, तो इंटरेस्ट हमेशा डिबेंचर्स की फेस वैल्यू पर ही कैलकुलेट होता है। कई बार बच्चे पूछते हैं मैम क्या डिस्काउंट माइनस करके हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे या प्रीमियम ऐड करके। इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। जितना भी आपके डिबेंचर का फेस वैल्यू, लेट से आपके पास 1000 डिबेंचर हैं जिनकी फेस वैल्यू है 100, तो आप 1 लाख रुपीज के अमाउंट पर लेट से 9% वाले डिबेंचर है तो इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट करेंगे, इट विल बी 9000। आप ये पूरे साल का इंटरेस्ट है, इस इंटरेस्ट को हम 2 पार्ट्स में दे रहे हैं अपने डिबेंचर होल्डर को। 4500 दे रहे हैं 30 सितंबर को और 4500 दे रहे हैं 31 मार्च को। अब इसी की जनरल एंट्रीज देखते हैं, इसी क्वेश्चन को लेकर चलेंगे। पहली एंट्री 30 सितंबर को, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट विच इज एन एक्सपेंस फॉर द कंपनी। एक्सपेंस है इसलिए कंपनी ने इसको अपनी बुक्स में डेबिट किया है, एंड दिस अमाउंट इज ड्यू टू डिबेंचर होल्डर, इसलिए डिबेंचर होल्डर को क्रेडिट किया है। अज्यूम कर लेते पहले वाला केस ही, तो इंटरेस्ट कितना निकल के आया था 9000 का आधा 4500। जब ये इंटरेस्ट कंपनी दे देगी डिबेंचर होल्डर को तो अपनी बुक्स में एंट्री करेगी, डेबिट द रिसीवर विच इज डिबेंचर होल्डर टू बैंक व्हाट इज गोइंग आउट, 4500 रुपीज चले गए। सेम एंट्री 31 मार्च को रिपीट होगी 4500 के अमाउंट से ही जो डिबेंचर होल्डर को ड्यू किया और बाद में डिबेंचर होल्डर को पे किया। नाउ द लास्ट एंट्रीज, ये जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एक्सपेंस है बिकॉज इट इज एन एक्सपेंस तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट होगा।
आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप यहाँ पर पूरे 9,000 रुपीज पूरे साल का इंटरेस्ट ही ट्रांसफर करोगे, कि पीएनएल पूरे साल का बनता है। अब बच्चा यहाँ गलती क्या करता है, सीबीएसई आपसे जब क्वेश्चन पूछता है तो कई बार आपसे सिर्फ एंट्रीज पूछते हैं, बेटा बताओ क्या एंट्रीज होंगी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की ऑन 31 मार्च, यानी वो आपसे ये 3 एंट्रीज 3 नंबर में पूछ रहे हैं। तो बच्चे ने ये अमाउंट जो है 4500 यहाँ लिखा, 4500 यहाँ लिखा, डिबेंचर होल्डर को पे भी कर दिए 4500, पर मिस्टेक क्या कर देते हैं बच्चे, यहाँ भी 4500 लिख जाते हैं, जबकि यहाँ आपको पूरे साल का इंटरेस्ट ही ट्रांसफर करना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, क्योंकि हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये एंट्रीज तो कंपनी ने 30 सितंबर को कर ली होंगी। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है सिर्फ 31 मार्च की एंट्रीज, तो हमने 31 मार्च को जो इंटरेस्ट ड्यू होता है और पे होता है वो तो किया, पर जो पीएनएल में हमें इंटरेस्ट ट्रांसफर करना है वो कंप्लीट 1 ईयर का ट्रांसफर करना है। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। मूविंग नेक्स्ट। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा इशू ऑफ डिबेंचर्स विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन, यानी वो शर्तें जिस पे हम अब मैच्योरिटी के टाइम पर अपने डिबेंचर्स पर पैसा देंगे। तो देखो डिबेंचर्स हमने पहले ही पढ़ा है, इशू पार पर भी हो सकते हैं, प्रीमियम पर भी हो सकते हैं, डिस्काउंट पर भी। ये बात मैंने 2 बार लिखी है, पर अगर हम रिडम्पशन की बात करें तो रिडम्पशन या तो पार पर होगी या प्रीमियम पर होगी, पर कभी भी रिडम्पशन डिस्काउंट पर नहीं होगी। आप अपने डिबेंचर होल्डर को बोलोगे भैया जो फेस वैल्यू दी है हम वही फेस वैल्यू वापस करेंगे, या फेस वैल्यू के साथ आपको रिडम्पशन के टाइम पर कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट दे देंगे प्रीमियम का। तो इस तरह से हमारे पास कितने केसेस बन के आए बेटा, 6 केसेस। अब हम एक एक केस की एंट्रीज को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला केस इशूड एट पार रिडीम्ड एट पार। बेटा ध्यान रखना इशूड एट पार, ये जो पहली एंट्री है ना वो इसी पर डिपेंड करती है। इशूड एट पार मतलब लेट से एक डिबेंचर 100 का है तो कितना अमाउंट आएगा बैंक अकाउंट पे 100, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट क्योंकि पूरा पैसा एक साथ आ रहा तो यहाँ पर भी कितना आएगा 100 रुपीज आ जाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट एंट्री, ये डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट का अमाउंट डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करना है तो पूरे 100 रुपीज ही ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि रिडम्पशन भी किस पर है, पार पे, यानी कुछ नया नहीं किया। ये वाला केस तो पहले ही जब हमने लमसम का इशू डिस्कस किया तो कर लिया है डिस्कस, यानी रिडीम्ड एट पार के जो तीनों केसेस है वो वही केसेस है जिससे हमने इस वीडियो को स्टार्ट किया था। नेक्स्ट केस है हमारे पास इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीम्ड एट पार। रिडीम्ड एट पार वही टेंशन वाली बात ही नहीं है, जो मैम ने स्टार्टिंग में पढ़ाया था वीडियो में वही है। अब इशूड एट प्रीमियम का मतलब 100 वाला डिबेंचर हमने 10 रुपीज एक्स्ट्रा में इशू किए, यानी हमने रिसीव कितने किए 110, और जब नेक्स्ट एंट्री जितने से डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट को क्रेडिट किए उतने से ही डेबिट करेंगे। बताया है मैंने आपको डिबेंचर अकाउंट में हमेशा फेस वैल्यू ही आएगी, तो रिमेनिंग अमाउंट जो हमारा एक तरह से गेन है इशू के टाइम पर उसको हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में। आगे बढ़ेंगे इशूड एट डिस्काउंट, यानी 100 वाला जो डिबेंचर हमने 90 में इशू किया 10 रुपए के डिस्काउंट पे, तो यहाँ भी 90 आएगा, यहाँ भी 90 आएगा। नेक्स्ट एंट्री में जितने से डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट को क्रेडिट किया है उतने से ही डेबिट करेंगे। डिबेंचर अकाउंट में हमेशा फेस वैल्यू ही आएगी। अब क्योंकि हमने डिस्काउंट पर इशू किया है तो 10 रुपए का जो लॉस एक तरह से वो डेबिट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू। बहुत ही आसान केसेस है, एक तरह से जो हमने इनिशियली स्टार्टिंग में वीडियो के पढ़ा था वो हमने रिकैपिचुलेट किया है। नाउ द केसेस कम जहां पर रिडम्पशन जो है वो प्रीमियम पर है। अब ऐसे केस में क्या होगा पहली एंट्री में तो बेटा कोई चेंज नहीं आएगा, इशूड एट पार है, यानी हमने पैसे कितने लिए 100 रुपीज ही आया फेस वैल्यू, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। सेकेंड एंट्री जब हम ट्रांसफर एंट्री करेंगे वहां पर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे जो कहता है कि इशू ऑफ डिबेंचर के टाइम ही ये जो आप रिडम्पशन के टाइम पर प्रीमियम दे रहे हो जो आपके लिए एक तरह से नुकसान है, लॉस है, उसको ट्रांसफर की एंट्री में ही आइडेंटिफाई कर लो। देखो जितने से डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट को क्रेडिट किए
उतने से ही डेबिट करेंगे। डिबेंचर अकाउंट में फेस वैल्यू ही ट्रांसफर करेंगे। ये तो कॉन्सेप्ट हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, जब से वीडियो स्टार्ट की है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन वो एक्स्ट्रा अमाउंट है जो हम रिडम्पशन पे दे रहे हैं। लेट से हम 5 रुपए एक्स्ट्रा देने को तैयार हैं, यानी जब इशू किए तो 100 रुपए लिए और जब रिडीम करेंगे तो 105 रुपए वापस करेंगे। ये जो 5 रुपए हम एक्स्ट्रा वापस करें, दिस इज प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। और जितना आपका प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है उतना ही आपका क्या होगा, लॉस ऑन इशू। ये अमाउंट और ये अमाउंट हमेशा सेम ही होगा आपका। आई होप दिस केस इज क्लियर। आगे बढ़ेंगे। अब डिबेंचर्स प्रीमियम पर इशू हो रहे हैं और रिडीम भी प्रीमियम पे हो रहे हैं, यानी लेने के टाइम हमने 110 रुपए लिए, वापस करने के टाइम हम 105 रुपए वापस करने की बात करें। देखो 100 से ज्यादा ही दे रहे हैं। डिबेंचर की फेस वैल्यू तो 100 ही है, पर हम 5 रुपए अभी भी एक्स्ट्रा देने को तैयार है। तो मैंने क्या बोला, पहली एंट्री डिपेंड करती है इस पर। तो आपने रिसीव कितने पैसे किए, लेट्स से 110। जितना अमाउंट डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट में क्रेडिट किया उतना ही हम यहाँ पर क्या कर देंगे बेटा, डेबिट। डिबेंचर अकाउंट में फेस वैल्यू ही आएगी और 10 रुपए प्रीमियम के जो इशू के टाइम आए, यानी ये एंट्री तो पुरानी ही है। नया किस वजह से नयापन आया, इसकी वजह से रिडीम्ड एट प्रीमियम। और वो रिडीम प्रीमियम पे कितने के हो रहा है, 5 रुपए। जितने रुपए का आपने प्रीमियम और रिडम्पशन दिया है उतने का ही आपके पास क्या आ जाएगा, लॉस ऑन इशू आ जाएगा, विच इज 5 रुपीज। अब देखो आपकी एंट्री आपके पास डेबिट में भी 115 रुपीज है और क्रेडिट में भी। अगर आप एक एक आइटम का लॉजिक लेकर चलोगे कि जितना अमाउंट यहाँ क्रेडिट किया है उतना ही यहाँ डेबिट करेंगे, आप डिबेंचर अकाउंट में हमेशा फेस वैल्यू ही ट्रांसफर करोगे, और इन दोनों का डिफरेंस एसपीआर है। जितना प्रीमियम और रिडम्पशन है वो यहाँ आएगा और उतना ही लॉस ऑन इशू। देखो टुकड़ों में एंट्रीज को समझोगे तो बहुत आसान है समझना। ऐसे चाहे एक बार देखने को बच्चा डर जाता है इस एंट्री से, बट ये एंट्री बहुत आसान है। आगे बढ़ेंगे। इशूड एट डिस्काउंट, यानी अब जब डिबेंचर मैंने इशू किए तो 90 रुपए के इशू किए, 90 रुपीज। अभी मैंने एंट्री नहीं लिख रही, आपको मैंने बोला जितने से डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट को क्रेडिट किया उतने से ही नेक्स्ट एंट्री में डेबिट करेंगे, यानी जो पहले ही लाइन हमारे पास आएगी डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, उसमें 90 रुपीज आएंगे। परसेंटेज डिबेंचर में 100 आएंगे, डिस्काउंट ऑन इशू में 10 आएंगे। तो इसी एंट्री से हमें इनिशियल पार्ट तो पता लग गया। रिडीम्ड एट प्रीमियम का मतलब क्या है, लेट से हम वापसी में दे रहे हैं 105, तो ये जो 5 रुपए है यही आपका प्रीमियम ऑन रिडम्पशन और यही आपका लॉस ऑन इशू है। देखो डिबेंचर अकाउंट में कितना आया, 90 रुपीज। डिबेंचर अकाउंट में कितना आया, 100। आप ये लॉस ऑन इशू और डिस्काउंट ऑन इशू तो अलग अलग चीजें दिखाओ। इंस्टेड ऑफ पासिंग दिस एंट्री, व्हाट एंट्री वी कैन पास, आप लोग डिबेंचर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट अकाउंट में 90 रुपीज दिखाओ। आप डिबेंचर अकाउंट में 100 रुपीज ही दिखाओ। डिस्काउंट ऑन इशू कितना दिखाओगे बेटा, आप 10 दिखाओगे। तो ये एंट्री तो पुरानी ही है। एप्लीकेशन अलॉटमेंट 90 से डेबिट किया, डिस्काउंट हमने 10 से डेबिट किया और डिबेंचर अकाउंट में 100 आया। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, जो कि कितने रुपए है, 5 रुपए। तो वही 5 रुपए यहाँ भी आएंगे और वही एज लॉस ऑन इशू यहाँ भी आएगा। आप चाहो तो ये 15 रुपए अलग अलग दिखाओ, डिस्काउंट में 10 अलग और लॉस ऑन इशू में 5 अलग, जो प्रीमियम और रिडम्पशन के, या आप इकट्ठे यहाँ 15 रुपए दिखाओ और यहाँ पर प्रीमियम और रिडम्पशन दिखाओ, ये भी ठीक है। जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगती है एंट्री, आप वैसे पास कर सकते हो। वंस यू हैव पास्ड ऑल दीज एंट्रीज, वेरी इंपॉर्टेंट, आप इशू वाले ईयर में ही अपना जो लॉस ऑन इशू है या डिस्काउंट ऑन इशू है उसको राइट ऑफ करेंगे। और राइट ऑफ सबसे पहले किस ऑर्डर में करना है, इसी ऑर्डर में करना है। पहले आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को यूज करेंगे, फिर भी बैलेंस बच जाए और आपके पास कैपिटल रिजर्व का बैलेंस है तो वहां से राइट ऑफ करोगे, और लास्ट में आप स्टेटमेंट का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को यूज करोगे। और डिस्काउंट ऑन इशू और लॉस ऑन इशू को हमने पहले डेबिट किया था एज लॉसेस,
अब क्योंकि हम इन्हें क्लोज कर रहे हैं, राइट ऑफ कर रहे हैं, तो हम इन्हें क्रेडिट कर देंगे। अब बच्चे के माइंड में क्वेश्चन आता है, व्हाट इफ मैम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इज नॉट गिवन और वी डू नॉट हैव कैपिटल रिजर्व, इवन स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल भी नहीं लिखा हुआ। In that case, what will be the entry? In that case, you will only debit statement of profit and loss, जहां आपको कुछ भी नहीं लिखा हुआ, और ये जो आपका डिस्काउंट का अमाउंट है और ये जो आपका लॉस ऑन इशू है, आप इसको राइट ऑफ कर देंगे इन द ईयर ऑफ इशू इटसेल्फ, जिस ईयर में ये डिबेंचर्स इशू हुए। आई होप दिस केस इज क्लियर। मूविंग टू आवर नेक्स्ट केस, इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेट्रल। कोलेट्रल मीन्स सेकेंडरी सिक्योरिटी, यानी जहां आपकी प्राइमरी सिक्योरिटी इज नॉट इन अ पोजीशन टू रीपे द होल अमाउंट ऑफ योर लोन, उस केस में डिबेंचर जो है सेकेंडरी सिक्योरिटी से प्राइमरी सिक्योरिटी की तरह यूज होंगे। पहले एंट्री जब आप लोन लेंगे, व्हाट एंट्री यू विल पास, इट विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। आपने लोन लिया और इस लोन के बदले में आपने कोलेट्रल सिक्योरिटी के तौर पर डिबेंचर्स रखवाए, तो उस केस में आपकी एंट्री क्या होगी, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। वाई? क्योंकि अभी सस्पेंस है, अभी पता नहीं है कि लाइबिलिटी बनेगी भी या नहीं बनेगी, इसलिए हमने एक न्यू अकाउंट ओपन कर दिया व्हिच इज डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। आप क्वेश्चन में जर्नल एंट्री के साथ साथ इसकी बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन भी पूछ ली जाती है। सो यू विल राइट इन द बुक्स ऑफ कंपनी बैलेंस शीट एज एन एक्सट्रैक्ट, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में आपने नोट नंबर दिया और फिर आप नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे, जहां पर लॉन्ग टर्म बोरिंग में आपके पास जो अभी आइडेंटिफाइड लायबिलिटी है वो क्या है, बैंक लोन। डिबेंचर अकाउंट आप डिस्क्लोज करेंगे और उसमें से डिबेंचर सस्पेंस को माइनस कर देंगे, जितने के डिबेंचर उतने का डिबेंचर सस्पेंस माइनस। अभी सस्पेंस है, ये लायबिलिटी बनी नहीं है, यानी ये डिबेंचर जो है कोलेटरल सिक्योरिटी है, वो एक्चुअल में लायबिलिटी है ही नहीं, वो नील अमाउंट पर ही शो होगी। आप सिर्फ बैंक लोन का अमाउंट ही यहाँ पर जो है वो रिफ्लेक्ट करेंगे। आई होप दिस केस इज क्लियर। बहुत आसान है इश्यू ऑफ डिबेंचर्स चैप्टर को रिवाइज करना, और इसके केसेस के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं दे आर टू शॉर्ट टू सॉल्व, और बहुत स्कोरिंग चैप्टर है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। Thank you for watching this video. Stay connected and do subscribe my channel.